किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षिक सत्र 2021-22 माह नवंबर के असाइनमेंट 4 की कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान के पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, निर्देश दिया हुआ है, दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल कीजिए। तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, पहला नंबर हमारे पास दिया हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो देख लेते हैं इसमें क्या उत्तर दिया हुआ है। केंद्र सरकार ने सन 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाया। फजल अली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामलों पर कार्रवाई करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वह बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। पहला पॉइंट दिया हुआ है, भारत की एकता व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। दूसरा है, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। तीसरा है, भाषाई और सांस्कृतिक सजातीयता का ध्यान रखा जाए। चौथा है, वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयों की ओर उचित ध्यान दिया जाए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। भारतीय संविधान में वर्णित मूल वर्गीकरण की 4 श्रेणियों को समाप्त कर 2 प्रकार की इकाइयाँ रखी गई हैं। अब देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया, भारत विभाजन के प्रमुख कारणों को लिखिए। पहला हमारा है, सांप्रदायिक दंगे, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे तेजी से बढ़ने लगे। तो टेप टॉप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोपला विद्रोह, जिसने हिंदू और मुस्लिम लीग की प्रांतीय सरकारें भी उपद्रवियों की मदद कर रही थी। यही कारण था कि अंतिम सरकार ने भी उन दंगों को रोक नहीं पाई। दूसरा है, मुस्लिम लीग की स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता। मुस्लिम नेताओं के समय प्रतिनिधिमंडल के दौरान एक केंद्रीय मुस्लिम लीग की स्थापना करने का निर्णय लिया। 30 दिसंबर वर्ष 1960 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों के हित की रक्षा करना, दृष्टिकोण सांप्रदायिकता और हट धार्मिक करना है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की प्राप्त के लिए सीधी कार्रवाई शुरू करके सांप्रदायिक दंगों का सहारा लिया गया। इन दंगों को रोकने के लिए विभाजन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। तीसरा पॉइंट है, पाकिस्तान की मांग। वर्ष 1930 में सर मोहम्मद के खिलाफ जो मुस्लिम लीग के सभापति थे, ने भाषणों में यह कहा कि मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए एक पृथक राज्य की स्थापना करना अनिवार्य है। इकबाल ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों को अपने हित के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ मिलकर पाकिस्तान बनाए जाने की मांग की। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लंदन के स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक विद्यार्थी, जिसका नाम चौधरी रहे अली एवं उनके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए छोटी पंपलेट अब या फिर कभी नहीं में किया था। चौथा, माउंटबेटन का प्रभाव। माउंटबेटन ने यह अनुभव किया कि सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति अनियंत्रित होती जा रही है। इस स्थिति को देख माउंटबेटन ने यह विचार किया कि भारत को विभाजित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस दौरान अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तिथि जून 1948 की को नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 घोषित की, जिससे कांग्रेस के सामने केवल 2 ही विकल्प रह गए, पहला गृह युद्ध और दूसरा पाकिस्तान, अतः भारत विभाजन किया गया। 5वां पॉइंट हमारा दिया हुआ है, कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीति। कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीतियों भी भारत विभाजन का एक प्रमुख कारण थी। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की मांगों को भी स्वीकार कर लिया गया, जो अनुचित। कांग्रेस ने अनेक अवसरों पर अपने सिद्धांत को भी त्याग दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने वर्ष 1916 के लखनऊ समझौता में मुसलमानों के प्रत्येक प्रतिनिधित्व
को उनको जनसंख्या के अधिक अनुपात में व्यवस्था विकास अभाव में भेजने के अधिकारों को स्वीकार करते हुए मुसलमानों को अत्यधिक बढ़ावा दिया गया। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए, तीसरा दिया हुआ है, योजना आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। भारत में योजना आयोग के संबंध में कई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता है। यही नई दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त इसकी अन्य कार्य, पहला देश के संसाधनों का आकलन करना, दूसरा इन संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, तीसरा प्राथमिकताओं का निर्धारण और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना, चौथा योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना, योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना, छठवां देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी और आंतरिक ढंग से प्रयोग करने के लिए योजनाओं का निर्माण करना, सातवां आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना। फिर देखिए दिया हुआ है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, निजी क्षेत्र बनाओ सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को लिखे। भारत के विकास में एक दूसरा मुद्दा निजी क्षेत्र और तथा सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकता को लेकर था। निजी क्षेत्र का अभिप्राय निजी नियंत्रण में संचालित उद्योगों से है तथा सार्वजनिक क्षेत्र का अभिप्राय सरकार के नियंत्रण में संचालित उद्योगों से है। निजी क्षेत्र का लाभ यह है कि इसमें उपयोगिता के कारण तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में मुख्य तर्क यह है कि जनहित में व्यवस्था में संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे रेल, यातायात, रक्षा या उत्पादन आदि में सरकार का नियंत्रण आवश्यक है। पूर्ण सरकारी क्षेत्रों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ सरकार की पूंजी में भी वृद्धि की जाती है, जो कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। भारत में यह बहस इन दोनों क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र को प्राथमिकता देने से संबंधित है। भारत में 1950 से लेकर 1991 तक सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई तथा राज्य की विकास नीतियों के परिप्रेक्ष्य में निजी क्षेत्र पर लाइसेंस आदि के माध्यम से प्रतिबंध लगाए गए। इस युद्ध में सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की कमांडिंग हाइट की संज्ञा दी गई। विश्व में अधिकांश देशों की तरह भारत ने भी 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपना लिया। इस नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रण कम हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का भी नवीनीकरण किया जा रहा है, अर्थात उनकी पूंजी को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। निजी क्षेत्र पर लगाए गए अधिकांश प्रतिबंध हटा दिए गए हैं अतः अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, भारत में नई नीतियों के अंतर्गत विदेशी निजी पूंजी को भी आकर्षित करने का प्रयास किया गया। 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इस बदलाव का मुख्य लाभ यह है कि विकास के लिए आवश्यक पूंजीगत तकनीकी उपलब्ध हो सकेगी तथा प्रतियोगिता के कारण आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। अगला हमारा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, भारत में सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र के ठीक ढंग से काम न करने के कोई 2 कारण बताइए। तो देख लेते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के ठीक ढंग से काम न करने के कोई 2 कारण। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक उद्योगों की स्वायत्तता नहीं दी जाती, जिससे कार्य कुशलता में कमी होती है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में लाल फीताशाही और नौकरशाही का बोलबाला है, जिस कारण सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य कुशलता निजी क्षेत्र से कम रह जाती। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में परिपक्वता की लंबी अवधि से अनुमानित खर्च में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिस कारण लाभ की अपेक्षा हानि नहीं कर पाते। चौथा, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि सार्वजनिक उद्यम अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर पाते। पाँचवां, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख समस्या प्रबंध व्यवस्था का कुशल न होना, क्षेत्र में कर्मचारियों के अनुशासनहीनता तथा भ्रष्टाचार पाया जाता है। फिर हमारी देखिए हेडिंग दी हुई मुख्य विवाद। शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीति बनाई गई उन पर बड़े सवाल उठे हैं। यहाँ हम ऐसे 2 सवालों की चर्चा करेंगे जो भी आज भी
प्रासंगिक है। पहला है कृषि बनाम उद्योग नियोजन प्रणाली की शुरुआत के साथ ही यह निवाद पर आरंभ हुआ कि कृषि को प्राथमिकता दी जाए तथा उद्योग को। भारत की अर्थव्यवस्था उस समय पिछड़ी थी और कृषि के माध्यम से विकास करने के लिए राष्ट्र का कल्याण संभव माना गया है। इस विचारधारा के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए गए। पहला, भारत की 70% आबादी कृषि एवं इससे संबंधित कार्यों में लगी। दूसरा, दूसरे महायुद्ध एवं भारत विभाजन के कारण निजी क्षेत्र को सबसे अधिक मार झेलनी पड़ी, जिससे देश का सामाजिक आर्थिक का संतुलन प्रभावित हुआ। तीसरा है, कृषि के क्षेत्र में अपनाई गई गतिविधियों का परिणाम शीघ्र आता है, जबकि उद्योगों के परिणाम देर से निकलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमने आपको बताया है छत्तीसगढ़ बोर्ड असाइनमेंट 4 के बारे में, कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान के सत्र 2021-22 के बारे में। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ऑन कर दें, जिससे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अगर आप फ्रेंड बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि हमने कौन सा वीडियो डाला है, तो आप हमारे वीडियो देखने से वंचित भी रह सकते हैं। तो इसलिए बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबा दें। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए ऐसे ही और भी छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।